बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे हॉट इशू पर बात करेंगे जो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए एक सबसे बड़ी टेंशन का बायस बना हुआ है, और वो ये है कि अचानक से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बढ़ना और कम होना। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोगों के मुताबिक शायद जब भी पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो इससे जो है वो फ़ायदा जो पेट्रोल पम्प ओनर्स हैं, पेट्रोल पम्प मालिकान हैं, वो उठाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जो डीलर हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑयल टैंकर हैं उनके लिए तो एक टर्म भी यूज़ करते हैं, ऑयल टैंकर माफिया, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल अगर ग्राउंड पर चीज़ें देखी जाएँ तो ये तमाम मामलात जो है वो एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से ईरान अमेरिका टेंशन शुरू हुई है, 4 माह से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। इस दौरान जो है वो बहुत सारे फेजेस आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर किया है कि ये टेंशन खित्ते के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभर सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी की वजह से, पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने और कम होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो एक गरीब बंदे की बराह रास्त जेब पर भी पड़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, ये डायरेक्ट महंगाई का होना, फिर महंगाई का कम होना, कंट्रोल होना, उस पर जो है वो ये चीज़ असरअंदाज हो रही होती है। अब मैं यही चीज़ जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि जो एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ, जो ऑयल टैंकर्स की एसोसिएशन है, जो ऑयल डीलर्स की एसोसिएशन है, इस तरह की जो दीगर एसोसिएशन है, इनके जो लोग हैं उनको बिठा के उनसे थोड़ी सी बात कीजिए, उनसे थोड़ी सी नेगोशिएशन कीजिए। वो इस हवाले से कि क्या ये लोगों की मिथ दुरुस्त है कि ये लोग आवाम की जेबों से पैसा निकल रहा है और इनकी जेबों में जो है वो डाल जा रहा है। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो हालिया 4 महीनों के अंदर जो कीमतों में बूस्ट आया है, उसने हर शख्स को परेशानी में मुब्तला किया है, उससे हर शख्स परेशान हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सोच, कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके माइंड में थी कि ये चीज़ें जो महंगाई का बायस बन रही हैं, ये चीज़ें जो मार्केट में डायरेक्ट महंगाई बढ़ा रही हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, पेट्रोल पंप मालिकान हों, पेट्रोल पंप डीलर्स हों, वो इनके एसोसिएशंस हों, उनके नुमाइंदगान को साथ में लूप में लेना बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ एसोसिएशन होगी, उसके मेंबरान होंगे, सदर साहब होंगे, उनकी तरह बढ़ेंगे और ये प्रोग्राम उनके साथ बैठ कर डिबेट करेंगे, बहस करेंगे भाई कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, प्रेडिक्शन क्या है, क्या सूरत हाल है। हमारे साथ पूरी एसोसिएशन होगी उनकी तरफ। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर डिस्कस कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ शामिल है कि क्या आने वाले दिनों में कोई आवाम के लिए रिलीफ़ होगा, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी हैं, क्या आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आवाम के लिए रिलीफ़ होगा। ये चीज़ें जो बढ़ चुकी हैं उन्होंने मज़ीद अब जो है वो ऊपर जाना है, उनका ग्राफ, कीमतों का ग्राफ नीचे की तरफ नहीं आना। यही चीज़ें जानेंगे, जो चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है इनका अल्टरनेटिव अब क्या है, क्या लोग अब पेट्रोलियम मसनूआत का मुतबादल को चीज़ इस तरह की करेंगे जिस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो गया, ख़ुद को इस चीज़ पे स्विच करेंगे ताकि पेट्रोल के जो अखराजात हैं उनसे जो है वो बचा जा सके। हमारे साथ जो है वो शेख जायसा मौजूद हैं, मेंबर हैं ऑयल फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन के। मैं इनसे बात करूँगा, यही चीज़ जानूँगा। शेख साहब बताइएगा, सबसे पहले तो हम अब समझ जाए आम आवाम बेचारी कि हमें अब इसका मुतबादल ढूंढना होगा। अगर हमने गाड़ियों में पेट्रोल जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे अब हमने उनको शिफ्ट करना है इलेक्ट्रिक की तरफ, वो बाइक हो गया, वो गाड़ी हो गया, तो अब यही इसका आखिरी एक अल्टरनेटिव बचता है आम आवाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक बाइक्स, अब हर जगह तो बिजली नहीं है और वो अभी उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो है वो चार्ज हो सकें हर पॉइंट्स पे, हर स्टेशन पे। अब एक जो देहाती इलाका है वहाँ पे अगर किसी ने जाना है इलेक्ट्रिक बाइक में तो वो इतना बड़ा लंबा सफ़र नहीं कर सकते, तो वो इस वजह से फिर वो उसकी ख़रीद भी महंगी है, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स भी महंगी हैं, वो सस्ती नहीं है। तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता, वो तो एक टेक्नोलॉजी है, जाया जा सकता है, लेकिन जो फ्यूल का मुतबादल है वो ये नहीं हो सकता। देखें जी, हमारे ट्रक्स हैं हमारे, वो तो इलेक्ट्रिक नहीं हो सकते, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं हमारे, वो इलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। कराची से गवादर तक चलता है, उसके लिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं, उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना जी। जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, जो हमारी कार्गो है, जो हमारी हैवी बसेज़ हैं, जो बड़े लॉन्ग रूट पे जानी हैं, वो और इस तरह जो है वो हर बंदा है। और इतनी ज़्यादा कारें जो पेट्रोल पे मौजूद हैं इस वक्त,
वो कारें, वो मोटरसाइकिल्स, वो कहाँ जाएंगे? जो अभी जिनके पास है, जो ऑलरेडी फ्यूल पेट्रोल पे चल रही हैं कारें, लाखों की तादाद में कारें हैं, तो वो लाखों की तादाद में जो है वो मोटरसाइकिलें हैं, तो वो यकदम तो नहीं चेंज हो सकती, या ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकती, या रिप्लेस नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक बाइक्स को या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों वो भी बहुत महंगी हैं, तो ये तो फिजिबल नहीं है जी फौरी तौर पे। हल क्या है फिर? मैंने चूँकि जो मसाइल इस वक्त खड़े हो चुके हैं, इन पर बहस करने के बाद एक चीज़ जो जहन में आती है कि फिर उस चीज़ का हल क्या है, हम उसका हल किस तरह कर सकती हैं, आवाम खुद से ऐसा क्या कर सकती है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा बहुत रिड्यूस जो है वो कर सके? जी, आवाम तो पहले ही अपने आप को रिड्यूस करके बैठ गई है। आवाम तो पहले ही जो है वो अब एक दूध वाला है, वो शाम को घर जाता है, वो अपने मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवा के जाता है, सुबह जब वो दूध बेचने के लिए आता है तो वो उसको जो है 30-40 रुपए और ज़्यादा डालने पड़ जाते हैं, जो सुबह उसने टैंकी मोटरसाइकिल की फुल करानी है। तो आवाम तो क्या करे? आवाम जो है, एक जो है वो मोटरसाइकिल पे अखबार फरोश है, वो क्या करे? एक और कोई जो भी चीज़ें हैं, जो चिंगची वाले हैं, जो छोटे छोटे गरीब मेहनत कश हैं, जो मज़दूर हैं, जो रंग वाले हैं, जो अपनी मोटरसाइकिलों पे आते हैं, वो अपनी अभी दिहाड़ी का बजट लगा रहे होते हैं, तो जाते जाते शाम को तो उनको उतने का तो पेट्रोल उनका पड़ जाता है जो उनको बचत आती है। तो ये तो जिस तरह पहले गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कुछ रिलीफ वगैरह देने की, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मैनेज करे। ब्रेक हम मुख्तसर सी लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हुकूमत को अगर पॉलिसी मेकिंग उन्होंने करनी हो, अगर पॉलिसी मेकिंग में उन्होंने जो है वो चीज़ों को बेहतर करना हो, आवाम के बेनिफिट्स के लिए लाना हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि वो ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जिनमें आवाम पर कम से कम जो है वो बोझ डलता है। कोई और तरीके ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि एक स्टेट, एक रियासत के पास हज़ार तरह के ऐसे तरीक़ाकार होते हैं जिसमें वो बराह रास्त आवाम पर जो है वो बोझ डालने से कतराते हैं। क्योंकि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, ये आवाम पर जो है वो बराह रास्त एक बर्डन बनता है, बहुत बड़ा बोझ बनता है। वो जो है वो फिर उसमें डीलर्स हों, फिर उसमें जो वो लोग हों जो इसकी तरसील करते हैं, या उसके अलावा जो पेट्रोल पंप ओनर्स होते हैं, सब के लिए ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक बनती है। और सबसे ज़्यादा जो आम शहरी है, जो आम एक पाकिस्तानी है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर बेचारा 1200 की 1500 की दिहाड़ी लगा रहा है, कमा रहा है, उसके लिए जो है वो पेट्रोल के अखराजात भी मैनेज करना बड़ी मुश्किल होते हैं। अच्छा, इस वक्त ख़ास तौर पर जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, यही चीज़ जानेंगे। हमारे साथ जो है वो अहमद अकबर साहब मौजूद हैं, ऑनर हैं पेट्रोल पंप के। मैं इनसे ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बाकी जो तंजीमें हैं बहुत सारी ऐसी जो इस वक्त इस हवाले से उनमें कंसर्न हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन है, इससे जो है वो शदीद कारोबार को धचका पहुंच रहा है। अहमद भाई, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि इससे कारोबार को किस तरह नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमारे जो देखने वाले एक सादा ऑडियंस हैं, लोग हैं, उनके जहनों में कहीं ना कहीं ये मिथ है कि जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं पैसा तो वो कमा रहे हैं, आवाम की जेबों से पैसा निकल कर जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं उनकी जेबों में जा रहा है। तो क्या ये मिथ दुरुस्त है, ठीक है, या आवाम की तरह आप लोग भी अपना रोना रो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जो एक गलत सोच है ना कि पेट्रोल पंप वाले पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, ये गलत बात है। हम तो चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ते से सस्ता हो, 50 रुपये लीटर हो जाए, हमारी तो ख्वाहिश है, हम तो चाहते हैं इतना हो जाए। अब जो हालात चाह रहे हैं, पर डे रेट चेंज हो रहे हैं। सुबह को हम, एक मिसाल है, 100 रुपये लीटर तेल लेते हैं, तो हमें ये नहीं पता वो शाम को 150 रुपये हो जाना है या 50 रुपये हो जाना है। इससे हमें भी नुकसान है, आवाम का भी नुकसान है। अब आवाम कर क्या रही है, अपना डेली वाइज ज़रूरत के लिए अपना तेल डलवा रही है। जिनको पता है कि हमारा सुबह तक ख़त्म हो जाना है या रात तक ख़त्म, हाँ, बस इतना सा तेल डलवा रही है कि रात को पता नहीं या तो रेट कम हो जाएगा या ऊपर चला जाएगा। इससे हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम लोग जितना पहले हम ऑयल उठाते थे कंपनियों से, अब हम उतना उठा नहीं रहे। हम भी अपना ज़रूरत के मुताबिक उठा रहे कि जितना हमें रोज़ सेल हो जाएगा बस ठीक है, इतना सा ले लेते हैं। हमें ये नहीं मसला है कि हम तेल उठाएं, हमें हमारी ख्वाहिश ही नहीं ऐसी है कि रात को रेट बढ़ जाए। हमें तो इससे लॉस होता है। देखा जाए तो एक दिन हमने पैसे कमा लेने, अगले दिन जो हमने तेल भरना है
उसके पैसे हमने अपने पास से डाल के भरना है। एक रात हमने पैसा कमा लेना है, चाहे वो लाख रुपया कमा ले, 10 लाख कमा ले, जितना भी कमा ले, लेकिन अगला पैसा जो तेल भरना है हमने उसमें से अपनी पॉकेट से डाल के भरना है। हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। हम तो चाहते हैं रेट कम हो, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा आए। ये चीज़ आपके लिए भी नुकसान का बायस बनती है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त भाई हैं जो शायद ये चीज़ समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो हुकूमत को बाद में, और शायद जो पेट्रोल पंप ओनर्स होते हैं इनको सबसे पहले पहुंचता है। बट इन एक्चुअल ये लोग भी बेचारे परेशान होते हैं, ये ओनर्स जो बैठे होते हैं ये भी परेशान होते हैं कि भाई हमारे साथ भी ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा अहमद भाई, एक और चीज़ भी आपने मुझे ज़रा बतानी है कि क्या जो अभी कीमतें बढ़ी हैं इनके बाद जो कंजम्पशन है या जो ऑयल सेल हो रहा है वो कम हुआ है तो वो कितने % कम? भाई कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अब देखें पेट्रोल कितना महंगा है, गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यूज़ ही नहीं हो रही। छोटी गाड़ियाँ तो चलो इंसान यूज़ कर लेता है, उनकी एवरेज ज़्यादा है। जिन गाड़ियों की एवरेज कम है वो लोग गाड़ियाँ ही नहीं यूज़ कर रहे, तो इससे हमें भी नुकसान है, आवाम का भी नुकसान है। अब इतना महंगा कौन अफोर्ड करे? मेरा अपना पंप है, मैं नहीं करता, ठीक है, मैं अपनी बात करूं, मैं आवाम की नहीं करता। मेरे लिए भी ये नहीं सूटेबल है कि इतना महंगा पंप है मेरा। पेट्रोल पंप ओनर हो के ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आवाम बेचारी को कैसे अफोर्ड करेगी? अच्छा, इसके साथ ही अहमद भाई आपने जो अभी एक बात की है कि इसकी कीमतें इसकी जो है सेल है वो ओवरऑल भी कम हुई है, तो कोई परसेंटेज इस तरह कोई रफली एक आइडिया मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि इतने % जो है वो इसकी सेल कम हुई है? इससे पहले कि जब ज़रा हालात स्टेबल थे अच्छा खासा, उस वक्त जो है वो एक हम अमन की फ़िज़ा देख रहे थे, लेकिन अब जो खित्ते में एक टेंशन बनी हुई है उसके बाद क्या हालात हैं आप देख रहे हैं, कितने % जो है वो इसकी सेल? भाई ये ना जो आजकल की रूटीन चल रही है ना पर डे वाली, इसमें कोई 50% तक कम हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल भरवा रहे हैं, ये नहीं कि टैंकी फुल कर दो। अब जिसने तो लॉन्ग रूट पे जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, उसने तो टैंकी भरवानी। जिसने सिटी में ही रहना है वो कहता है चलो 1000 का डलवा लेते, 2000 का डलवा लेते, मेरा आज के दिन का इतना चल जाएगा, रात को जो रेट आएगा उसके बाद देखेंगे क्या करना। ये हम तो चाहते हैं ये कम से कम भी 1 महीने पर जाना चाहिए रेट, जिसमें आवाम को भी पता हो, हमें भी पता हो कि 1 महीने तक यही रेट रहना। वो चाहे टंकी फुल करवाए, थोड़ा डलवाए, जितना भी डलवाए, आवाम पे डिपेंड करता है। लेकिन सुकून तो होना भी, इस काम में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। रात को कुछ है, दिन को कुछ है, सुबह को कुछ है। एक माहौल में रह के जो है वो बिज़नेस कर सकें जिसमें श्योरिटी हो कि ये बिज़नेस जो है या ये काम जो है जो आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल इस टाइम तो ये हमारे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल नुकसान पे है। अहमद भाई हमारे साथ मौजूद थे और ये पेट्रोल पंप के ऑनर हैं। मैंने इनसे बात करना ज़रूरी इसलिए समझा कि इस सारे स्नैरियो में, सारे करंट स्नैरियो में आवाम अगर शायद सबसे बुरा किसी को समझ रही है तो वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये लोग हैं, जबकि ये लोग भी बेचारे बड़े परेशान हैं। ये लोग भी ये चीज़ कहते हैं कि भाई जो पेट्रोल की कीमतें हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन हो रहा है, इसको जो है वो तकरीबन कम से कम 1 माह तक लेकर जाया जाए ताकि एक पुरअमन तरीके से एक रिलैक्स इन्वायरमेंट में जो है वो रहकर हम बिज़नेस कारोबार को आगे बढ़ा सकें। ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमतें जब कम होंगी इससे जो है वो मार्केट पर भी इसके मुस्बत असरात नज़र आएंगे और एक आम शहरी पर, एक आम पाकिस्तानी पर जो है वो इस चीज़ का बोझ कम पड़ेगा। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर सी बात है आवाम पर जिस चीज़ का बोझ कम से कम पड़े, जिस चीज़ पर आवाम को रिलीफ मिल सके, जिस चीज़ पर आवाम खुश हो सके, हर हुकूमत, हर गवर्नमेंट की यही प्रायोरिटी होती है कि वही डिसीजन लिए जाएं। जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत का क्राइसिस है या जो इस वक्त पेट्रोल की सिचुएशन है, जो डीलर है, जो ऑयल टैंकर वाले हैं, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, जो आम लोग हैं, ये सारे तबके ही इस चीज़ से जो है वो बेतहाशा मुतासर हैं, बेतहाशा जो है वो परेशान है। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो आज़म भट्ट साहब मौजूद हैं, नायब सदर हैं फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन के। मैं इनसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो बात करूँगा और इन्हीं चीज़ों को मैं जानने की कोशिश करूँगा
करूँगा। डॉक्टर साहब बताइएगा सबसे पहले तो ज़रा कि इस वक्त क्या हालात सिचुएशन है, थोड़ा सा कंसर्न आपने बताइएगा ज़रा। लोग तो शायद ये चीज़ें समझ रही हैं कि जो आवाम की जेबों से पैसा निकल रहा है वो या तो ऑयल डीलर जो इस ऑयल के कारोबार से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी जेबों में जा रहा है। क्या ये बात मित दुरुस्त समझते हैं आप? ठीक है जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अभी जो मामला चल रहे हैं तेल के हवाले से, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है और आपने इसकी आवाज़ बने हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी गवर्नमेंट को ये बात बताना चाहता हूँ कि जब ये मंथली वाइज था उस वक्त तो स्टेबल था काम। जब 15 डे पे आया तो फिर भी थोड़ा सा स्टेबल था। जब इन्होंने 8 रोज़ पे लेके आए तो ये ज़रा बेयकीनी और अफरा तफरी का माहौल बन गया कि हर 8 दिन बाद इसका रेट कम होगा, बढ़ेगा। तो हमारे कारोबार को तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि हर पंप की सेल इतनी नहीं होती कि वो आज तेल लिया वो 8 दिन में ख़त्म हो जाए। किस पंप की सेल कम है, किसी की ज़्यादा है। जिनकी ज़्यादा उनको तो फ़ायदा है, जिनकी कम है उनको नुकसान है। नुकसान इसलिए है कि अगर 5 रुपये कम हो गया तो ज़ाहिर इसका मार्जिन 6 रुपये है, तो वो क्या कमाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसका परेशानी कितनी है। इसकी वजह से जो उसके बाद 8 दिन का हाले सेटिस्फाई नहीं हो सके थे, तो उसके बाद इन्होंने डे बाय डे कर दिया। जब डे बाय डे किया तो उससे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी बन गई। हर कस्टमर ये सोचता है कि मैं आज पाऊँगा ज़्यादा है, कम कल पाऊँगा कम हो जाएगा। इसमें एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरी बात जो आपने की है कि ये पैसे डीलरों की जेब में जाते हैं या आवाम जो भी आपने डिस्कस की है उसका, तो डीलर की जेब में नहीं पैसे आते, ये पैसे गवर्नमेंट की जेब में ही हैं। अगर बढ़ गया तो ज़ाहिर आपको महंगा ही मिलेगा, पीछे कंपनी भी महंगा ही देगी। अगर सस्ता होगा तो ज़ाहिर उस वक्त पंप वाले के पास तेल पड़ा होता तो उसको लॉस होता, तो उसको ये बात ज़्यादा नागवार गुजरती है कि यार कि मुझे इतना लॉस हो गया। अगर उसके पास पड़ा होगा 2000 होगा 3 होगा, ज़ाहिर है अभी तो सेलें कम हो गई हैं, जितना रेट अब चले गया। देखो जब ये रेटों का प्रॉब्लम हुआ है तो उस वक्त ये 223-24 पे था, आज ये 375 पे है। आप देख ले कितना डिफ़र हो गया। जो कस्टमर है वो 100-200 का ही है, उसमें डीलर की जेब में पैसे नहीं आते। अगर कोई ऐसा मामला होता है ना, अगर आप ये समझ रहे हैं या आवाम समझ रही है कि ये डीलर की जेब में पैसा है, नहीं, ये ऐसे नहीं है। एक चीज़ आपने ज़रा मुझे ये भी थोड़ी सी क्लियर करनी है। जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि भाई इससे ना पेट्रोल पंप ओनर को फ़ायदा पहुंच रहा है, ना डीलर किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है, ना जो इसकी तरसील कर रहे हैं उन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर ये मंथली वाइज होता है ना तो उसमें कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। आवाम को पता होता है कि ये मुझे इस रेट पे पूरे माह तेल मिलना है। अगर उसे डे बाय डे करेंगे ना तो उसका बजट आउट हो जाएगा। वो आज कम रेट पे डला रहा है, फिर अगले दिन महंगा हो जाएगा। सस्ता तो होता नहीं है, आपको भी पता। सस्ता जब होना 35 पैसे 30 पैसे 20 पैसे, जब महंगा होगा तो ये 10 रुपये 12 रुपये, ये कस्टमर पे ही सारा असर पड़ेगा और आवाम पे ही असर होगा इसका। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि एक अहम मसला जो ऑयल डीलर हैं जो आगे उसको लेकर जा रहे होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो कन्फ्यूजन का बायस बन रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल किया जा रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कम होती है बढ़ती है, तो इसके जो है वो डायरेक्ट असरात जो है वो मार्केट पर नज़र आते हैं। किराए हो गए, वो दीगर चीज़ें हो गया। ज़ाहिर सी बात है कि एक बराह रास्त महंगाई की ये वजह बनती है। इन्हीं चीज़ों को मज़ीद थोड़ा सा डिटेल के साथ जाने के हमारे साथ जो है वो शराफत खान खटक साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन है। मैं इनसे ये चीज़ जानूंगा, डिटेल से मैं जानूंगा। शराफत खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आज से तकरीबन कोई चंद माह पहले हमने जब लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था तो आपने तब एक प्रेडिक्शन की थी कि अब ऑयल की कीमतें जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ गिरेंगी, क्योंकि वेनेज़ुएला के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो अमेरिका ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। तो उसके बाद तो ये बिल्कुल ही गेम
बदली है, बिल्कुल ही उलट हुई है और अब वो नाकाबिल तसव्वुर हालत इस वक्त जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत इख्तियार कर चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का। देखिए, मैंने उस वक्त जो प्रोडिक्शन की थी वो मनवन उसी तरह साबित हुई थी, लेकिन अचानक अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में जो तब्दीली की है, असल में ये सारी जो गेम है ये मैं समझता हूँ ये सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मे बी पॉसिबल आई एम इन द रॉन्ग कि ट्रंप एक बड़ा विजिलेंट और बड़ा पंजाबी जो कहते हैं सियाना कहाँ है, वो करता क्या है कि जब वो समझता है कि अब मेरे पास हमने पेट्रोल प्रोडक्ट्स मैंने फ़रोख्त करनी है, तो वो ऐसा एक उल्टा सीधा बयान देता है और जिसका बराह रास्त असर मिनटों में आलमी मंडी पर पड़ता है और कीमतें ऐसे बूस्ट कर जाती हैं जैसे किसी चीज़ को पर लग गए हों। और जब उसने कोई ख़रीदारी करनी होती है तो वो ऐसा कोई बयान देता है जो अचानक फिर ये रेट जो नीचे आ जाते हैं। आपने पिछले हफ्ते में आपने देखा कि जब ये बूस्ट आया तो उसने अटैक किए, अब अचानक उसने फिर ये बयान दिया और 4-5% रेट फिर डिक्रीज़ हो गया। ये तमाशा इसी तरह लगा रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान को भी थोड़ा सा तदब्बर से काम लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और उसकी टीम ने पूरी तनदही से, कुवैत ने, तुर्की ने बड़ी नेक नीति के साथ उनके साथ एक कोलैबोरेशन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ उनकी बेहतरी के लिए जो मायदा किया था उस पर अमल होना चाहिए था। लेकिन इतनी बड़ी वायलेशन नहीं थी कि दोबारा उन्होंने जंग छेड़ दी, और जंग छेड़ के उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए मुसीबत खड़ी की हुई है बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता जो ख़िता है वो इसकी जंग की लपेट में है। और पूरी इस जंग की लपेट की वजह से कोई मुतासर हो ना हो, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मसला बनता है 3 मुल्क ज़रूर उसमें मुतासर होते हैं। एक जो लड़ रहे होते हैं और तीसरा पाकिस्तान। उसकी वजह या किसी से हम कोई इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या किसी से कोई कर्जा मांग रहे हैं, किसी न किसी एंगल के साथ हम इन्वॉल्व होना ही होना है। 2 वो लड़ रहे हैं, तीसरा मुतासर है। ये बदकिस्मत ये हमारे मुल्क की कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना हमारे मुल्क पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। को जो है वो एनालिसिस कर रहा था, बराह रास्त तो 2 ममालिक मैदान में है ना, एक दूसरे के आमने सामने हैं, वो अमेरिका हो गया, वो ईरान हो गया। उनकी अवाम में ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो है वो तशवीश नहीं पाई जा रही। और यहाँ बेचारा हमारा एक मिडिल क्लास बंदा भी, एक गरीब बंदा भी, चाहे अमीर बंदा भी, वो सुबह उठता है तो पहली चीज़ यही चेक करता है कि पेट्रोल कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उस हिसाब से उसने पूरे दिन उसके जो है वो असरात भुगत। जिस की तरफ आपका इशारा है कि वहाँ पे पेट्रोल प्रोडक्ट्स के मुतालिक उन पर ज़्यादा तशवीश नहीं है, उसकी वजह है उनके पास रिज़र्व है। पेट्रोल ख़रीदने के, ईरान से डीज़ल पेट्रोल लेने के मौक़े मौजूद हैं। क्या ये हम चीज़ें कर सकते हैं? एज ए एक्सपर्ट आपने मुझे ये चीज़ बतानी है, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो ऑडियंस है, नाज़रीन है, वो ये चीज़ देखना चाहती हैं। और उसके बाद जो है वो वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं उन्होंने भी कुछ एक्सक्यूज़ दिए कि हमारी जो रिफ़ाइनरीज़ हैं वो उनको रिफ़ाइन नहीं कर सकती, या वो जो है वो इतनी माइलेज नहीं देता, या उसकी एफिशिएंसी नहीं होती, या बहुत तरह की ऐसी मिथ जो है वो जनरेट की गई हैं। इज़ दैट ट्रू कि हम उसकी जो है वो रिफाइनरीज नहीं है कैपेबल उसको रिफ़ाइन करने की, या इसके दरपर्दा कोई और हकीकत है? देखिए, चलो इस बात को एंडोर्स कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या इनको नहीं पता कि कल ईरान के साथ अगर हमारा ये मामला तय हो गया, हमें रास्ता मिल गया, तो फिर क्या करेंगे? ये ईरान के लाखों लीटर, करोड़ों लीटर जो स्मगल होके आ रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है? उसकी डीज़ल की ग्रेविटी जो है ना थोड़ी सी कम है, लेकिन वो नुकसान नहीं देती। वो थोड़ा सा उसका इस्तेमाल ज़्यादा, लेकिन सस्ता कितना पड़ता है वो आप इमेजिन करें। हमने देखा है कि हब चौकी पे लोग वहाँ पे तमाम ईरानी डीज़ल वहाँ से, जब ये स्मगलिंग हो रहा था, अब तो काफ़ी कंट्रोल है, तमाम लोग यही डीज़ल डलवा के टैंकियाँ फुल करवा के वहाँ से ईरानी डीज़ल ये पूरे मुल्क में ये तरसील सप्लाई करते थे। यहाँ तक कि सादकाबाद तक अब्रॉड थोड़ा सा मुश्किल था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन ये सादकाबाद तक पंपों पे तमाम ईरानी डीज़ल फ़रोख्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं तकरीबन 95 से मैं अपना बिज़नेस शुरू किया, और 31 साल के इस अरसे में मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने कभी ना कोई ईरानी डीज़ल का बिज़नेस किया है, ना मुझे इसके रेट का, ना मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मैं हल्फन कहता हूँ। अच्छा, मैं अब आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ भी बढ़ूँगा, क्योंकि जो ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन है,
इसमें भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्द-बदल होता है, जिस तरह मार्केट का उतार चढ़ाव होगा फिर उसको देखा जाएगा, एनालिसिस करके फिर कीमतों का तयन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। इससे आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए सीधी सी बात है कि जब मेरा पेट्रोल पंप वाला जो तेल फ़रोख्त करता है तो मैंने उनको डिलीवर करना है, सप्लाई मैंने करनी है। जब वो बेचारा एक बेयकीनी की सूरत हाल में बैठा हुआ है, वो मुझे डिमांड देगा तो मेरी गाड़ी का पहिया चलेगा ना। अब कराची से अज्यूम कर लेते हैं गाड़ी 4 रुपये पर लीटर फ्रेड पे भरी है, वहाँ से उस वक्त रेट है 375 रुपये। जब यहाँ पे पहुँचेगी 380 रुपये या 90 रुपये होगा तो उसका वो प्रॉफिट किधर गया? सिंपल सी बात है। रोज़ाना उठते हैं, रोज़ाना नया रेट होता है, पंप वाले से कहते हैं भैया डीजल बढ़ गया है, आप किराया बढ़ा दें। वो लड़ता है, वो कहता है मेरा मार्जिन तो उधर ही खड़ा है। पंप वाले का कसूर कोई नहीं, गाड़ी वाले का कसूर कोई नहीं, कंज्यूमर का कसूर कोई नहीं। कसूर किसका है? वो कहते किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? सब सारे शहर ने दस्ताने पहने हुए हैं। खटक साहब, लास्ट चीज़ आखिरी, क्योंकि आई थिंक आपने भी मीटिंग के लिए निकलना है, आखिरी जो चीज़ मैं जानना चाहूँगा वो ओपिनियन आपने देनी है, अब अपनी राय इसमें इंक्लूड करनी है, जो पॉइंट्स आप समझते हैं कि ये चीज़ें इंक्लूड किए जाएँ। एक जो बेचारा ऑयल टैंकर चला रहा है या उसकी जो है वो एक बिज़नेस है, वो तो इन क्राइसिस से बच सके, वो लोग बेचारा तो बच सके जो रोज़ाना मजदूरी कर रहा है उसके ज़रिए से। देखिए एक ही सूरत में बचेगी जब आपकी हुकूमत, आपकी मिनिस्ट्री, आपके डिपार्टमेंट आपकी फील्ड को ऑन बोर्ड लेंगे। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन, कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, डीलर एसोसिएशन, ये 4-5 स्टेक होल्डर हैं, इनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनसे कहें कि हुकूमत ये पॉलिसी वज़ा करने के लिए जा रही है, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रही है, आपको कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कौन से चीज़ों से हुकूमत को नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान नहीं होगा, कौन सी चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा, हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि हुकूमत अपना नुकसान करे और हमारा फ़ायदा करे। ज़ाहिर सी बात है, ये वो सबसे अहम मसला है, सबसे बड़ा मसला है जिस पर हम बात भी कर रहे थे कि इस वक्त जो हालात बनते जा रहे हैं उनमें आई थिंक वो दो मुल्क भी इतने मुतासर नहीं हो रहे जो एक दूसरे के आमने सामने, जितना जो है वो पाकिस्तान इस वक्त मुतासर हो रहा है और एक आम शहरी जो है वो इसका मुतासर हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर एक बिज़नेस आपने करने देना है, एक मुल्क में अगर एक बिज़नेस ने परवान चढ़ना है तो उसको फैसिलिटेट करना भी स्टेट रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।